नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइव और आपके साथ मैं हूं शिल्पा। पंजाब और गोवा में आज मतदान का दिन है। जी हां, इस वक्त ये बड़ी खबर है। और गोवा में सुबह 7 बजे तो पंजाब में 8 बजे मतदान शुरू हुआ। 5 राज्यों के लिए पहले चरण के चुनाव में आज पंजाब की सभी 117 और गोवा की सभी 40 सीटों के लिए मतदान होगा। पंजाब में जहां बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का लक्ष्य लेकर चल रही है, तो वहीं गोवा में बीजेपी एक बार फिर सत्ता में आने की कोशिश में है। गोवा में 11 लाख मतदाता 250 उम्मीदवारों में से 40 विधानसभा सदस्यों का चुनाव करेंगे। और पंजाब की 117 सीटों के लिए आज सुबह 8 बजे वोटिंग शुरू हो गई। और इस बार चुनाव में कांग्रेस और अकाली बीजेपी गठबंधन के अलावा आम आदमी पार्टी के चुनावी मैदान में होने से मुकाबला ये त्रिकोणीय हो गया है। इस चुनाव में 1145 उम्मीदवार मैदान में हैं और इस बार के चुनाव में बीजेपी अकाली गठबंधन की साख दांव पर है। गठबंधन पिछले 10 साल से राज्य में सत्ता में है, जिसका मुकाबला कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से है। राज्य में कुल मतदाताओं की संख्या 1,97,49,000 है, जिनमें से 1,04,00,000 मतदाता पुरुष हैं और महिला मतदाताओं की संख्या 93 लाख। ये वोटर 117 सीटों पर अपना भाग्य आजमाने के लिए खड़े 1145 उम्मीदवारों का भविष्य तय करेंगे और इनमें से 81 महिला उम्मीदवार हैं। चुनाव में अर्धसैनिक बलों की 200 से ज्यादा कंपनियां तैनात की गई। लुधियाना से रविंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रविंद्र, तकरीबन 7 बजे यहाँ वोटिंग शुरू हो चुकी थी। फिलहाल मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के इंतजाम आपसे जानना चाहेंगे और लोगों की कितनी दिलचस्पी यहाँ पर फिलहाल आपको नजर आ रही है? क्या लोग भारी मात्रा में वहां पर पहुंच रहे हैं मतदान करने? बिल्कुल शिल्पा, मौसम ठंडा है लेकिन लोग सरगर्म है, लोग गर्मजोशी से वोटिंग कर रहे हैं। एक बार मैं आपको पूरा नज़ारा दिखा देता हूं कि किस तरह से कोट मंगल सिंह सरकारी एलिमेंट्री स्कूल लुधियाना में किस तरह से आलम बना हुआ है। आप देख सकते हो कि लंबी लाइनें लगी हुई हैं, लोग गर्मजोशी से वोटिंग कर रहे हैं और जो 1145 उम्मीदवारों के लिए वोटिंग हो रही है, 11 मार्च को नतीजे आएंगे। इस बार चुनाव आयोग की तरफ से दावा किया जा रहा है कि 85% तक वोटिंग होगी। तो तमाम जो तस्वीरें आप देख सकते हो कि किस तरह से यहाँ पर जो बड़ी गिनती में लोग वोटिंग कर रहे हैं। अगर बात करें सुरक्षा की तो सीआरपीएफ और आईएएफ, पंजाब पुलिस, आईटीबीपी बटालियंस की टीम लगातार जो सुरक्षा के लिए तैनात की गई हैं। हर हल्के में 3 बड़े नाके लगाए गए हैं, बाकी छोटे नाके लगाए गए हैं। अगर लुधियाना की बात करें तो 1385 स्थानों पर 2720 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। रायकोट और आत्मनगर जो संवेदनशील जो हल्के माने जा रहे हैं, तो इन पर ज्यादा कड़ी नजर रखी जा रही है जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से। तो तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग बड़ी गिनती में वोटिंग कर रहे हैं। जी, आपसे यहाँ ये भी जानना चाहेंगे कि लोगों से आपकी बात हुई हो तो आम आदमी पार्टी चूंकि पहली बार यहाँ पर कंटेस्ट कर रही है, तो किस तरीके से और किस भूमिका में फिलहाल आम आदमी पार्टी को वहां देखा जा रहा है? बिल्कुल जो मुकाबला है वो तिकोना बना हुआ है। हालांकि वोटर अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं, लेकिन लोग वोटिंग करने के लिए ज़रूर पहुंच रहे हैं। नौजवान आगे आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी को दोनों ही पार्टियां कहीं ना कहीं कंपटीशन में मान रही हैं। लोग जो वोटिंग करने पहुंच रहे हैं, लोग पत्ते नहीं खोल रहे, लेकिन कहीं ना कहीं तीनों ही पार्टियों में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। 1145 टोटल उम्मीदवार हैं। सभी उम्मीदवार लगातार जो कोशिश कर रहे हैं कि जीत हासिल की जाए, लेकिन आखिरी फैसला वोटरों ने करना है, लोगों ने करना है कि आखिरकार वो किसकी सरकार चाहते हैं और किस उम्मीदवार को अपना उम्मीदवार बनाते हैं। जी, बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए आपका। तो पंजाब में फिलहाल कड़ी सुरक्षा है वहां पर और इस बीच 117 सीटों के लिए मतदान जारी है। पंजाब के बाद रुख गोवा का, जहां 40 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। सुबह 9 बजे तक गोवा में 15% मतदान हुआ। वहीं नॉर्थ गोवा में अब तक 16%, तो साउथ गोवा में 14% मतदान होने की खबर है। दक्षिणी गोवा के मडगांव में वरिष्ठ नागरिकों ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। तो गोवा के मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर ने उत्तरी गोवा के आरंबोल के मतदान केंद्र पर वोट डाला। मतदान के बाद गोवा के मुख्यमंत्री ने कहा, हम पूर्ण बहुमत से चुनाव जीत रहे हैं, आगे भी विकास करते रहेंगे। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर मतदान शुरू होने के साथ ही पणजी में वोट डालने पहुंचे। पर्रिकर आम लोगों की तरह लाइन में लगे।
मुझे लगता है कि इस इलेक्शन में पिछले इलेक्शन के जैसा काफी हैवी वोटिंग होने वाला है। 85% तक होने वाला है। पीपल आर वेरी एंथुजियास्टिक। बहुत लोगों में जोश है वोट करने का। एचडीएफसी बैंक ने बचत खातों पर कैश ट्रांजैक्शन का चार्ज बढ़ा दिया और नए चार्ज 1 मार्च से लागू होंगे। डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के मकसद से ये कदम उठाया गया। थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शन एक दिन में 25,000 रुपए तय किया, तो वहीं ब्रांच से मुफ्त लेन देन की संख्या 5 से घटाकर 4 कर दी, जबकि पहले आप एक दिन में 50,000 रुपए तक कैश निकासी या डिपॉजिट कर सकते थे। और 4 बार से ज्यादा कैश ट्रांजैक्शन पर अब 150 रुपए का चार्ज चुकाना होगा। इसके अलावा 2 लाख रुपए से ज्यादा के डिपॉजिट और निकासी दोनों पर 150 रुपए या प्रति 1000 5 रुपए का चार्ज चुकाना पड़ेगा। नॉन होम ब्रांच पर अब सिर्फ 25,000 रुपए का कैश ट्रांजैक्शन हो सकेगा। इसके बाद अकाउंट होल्डर्स को चार्ज चुकाना होगा। तो एचडीएफसी बैंक ने अपना कैश ट्रांजैक्शन पर जो चार्ज था उसे बढ़ा दिया है। बचत खातों पर कैश ट्रांजैक्शन चार्ज एचडीएफसी बैंक ने बढ़ा दिया है। नए चार्ज 1 मार्च से लागू होंगे। बचत खातों पर कैश ट्रांजैक्शन चार्ज को बढ़ाया गया एचडीएफसी बैंक की तरफ से और 1 मार्च से ये कैश ट्रांजैक्शन के नए चार्जेस जो हैं वो लागू होंगे। थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शन एक दिन में 25,000 रुपए तय किया गया है। फ्री कैश ट्रांजैक्शन की संख्या 5 से घटाकर 4 कर दी गई है और पहले 50,000 एक दिन में आप विड्रॉल या डिपॉजिट की लिमिट यहां रखी गई थी। सर्विस चार्ज के नाम पर ग्राहकों से ज्यादा वसूली पर सरकार रोक लगाने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक सरकार सर्विस चार्ज के लिए कैप लगाने पर विचार कर रही है, यानी कि एक सीमा से ज्यादा कंपनियां सर्विस चार्ज नहीं वसूल पाएंगी। सरकार का मकसद इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन को सस्ता करना है और तर्क ये कि चेक से पेमेंट पर ज्यादा लंबी प्रक्रिया होती है और इसमें खर्च भी ज्यादा होता है, लेकिन इस पर कोई सर्विस चार्ज नहीं लगता। ऐसे में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन पर ज्यादा सर्विस चार्ज लगाना वाजिब नहीं है। फिलहाल क्रेडिट, डेबिट कार्ड से पेमेंट और ऑनलाइन पेमेंट पर आमतौर पर कंपनियां सर्विस चार्ज वसूलती हैं। सर्विस चार्ज 2% तक वसूला जाता है। और आलोक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर्विस चार्ज पर यहाँ पर लगाम लगाने की जो बात कही जा रही है, कैपिंग चार्जेस होंगे, कैसे देखेंगे आप इस कदम को? बिल्कुल, देखिए, सरकार सर्विस चार्ज की जो अधिकतम सीमा है उसको तय करने पर विचार कर रही है और ख़ास तौर से जब सरकार डिजिटल पेमेंट की बात कर रही है, ऐसे में जब अगर आप चेक से कोई पेमेंट करते हैं तो उसमें कई सारे हैंड्स होते हैं, उसके बावजूद वहाँ पर कोई सर्विस चार्ज नहीं लगता। लेकिन जब आप इंटरनेट के थ्रू ऑनलाइन पेमेंट कोई करते हैं तो वहाँ पर सर्विस चार्ज लगता है। ऐसे में ये एनोमली है और सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है और आने वाले दिनों में जल्द ही सर्विस चार्ज को ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए खत्म करने पर या उसको कैप करने पर फैसला हो सकता है। तो कुल मिलाकर सरकार की कोशिश यही है कि ऑनलाइन पेमेंट करने पर लोगों को सर्विस चार्ज की जो एक भार पड़ता है वो भार ना पड़े, सर्विस चार्ज कम कर दिया जाए, उसको कैप कर दिया जाए या फिर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से सर्विस चार्ज को खत्म कर दिया जाए, जिससे कि जो डिजिटल पेमेंट है, सरकार के जो कैशलेस इकोनॉमी का सपना है वो पूरा हो सके। और जैसा कि मालूम है कि नीति आयोग ने भी इस बारे में सिफारिश की थी, जो सीएम की सब कमेटी थी चंद्रबाबू नायडू वाली, उसने भी ये सिफारिश की थी कि सर्विस चार्ज कम किया जाना चाहिए। तमाम जो बैंक में ट्रांजैक्शंस होते हैं, जितने भी डेबिट कार्ड और तमाम ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होते हैं, वहाँ पर सर्विस चार्ज लग रहे हैं। तो ऐसे में अगर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देना है तो ऐसे में सर्विस चार्ज की लिमिट तय करनी होगी या उसे खत्म करना होगा। तो सरकार पहले चरण में हो सकता है कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर सर्विस चार्ज को खत्म कर दे और उस पर कैप लगा दे। आने वाले दिनों में तमाम जितने भी सर्विस चार्ज लगते हैं वहाँ भी लिमिट तय हो सकती है। बहुत शुक्रिया आलोक इस बातचीत के लिए आपका। और जल्दी बैंकों से कैश निकासी की सीमा भी खत्म हो सकती है। जी हां, आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास ने कहा कि रीमोनेटाइजेशन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और आरबीआई जल्दी कैश निकासी के लिए तय की गई सीमा को खत्म कर देगा। फिलहाल बैंकों से बचत खातों से हर हफ्ते अधिकतम 24,000 रुपए कैश निकालने की छूट है, यानी कोई व्यक्ति एक महीने में अधिकतम 96,000 रुपए निकाल सकता है। हालांकि चालू खाते से आप कितनी ही रकम निकाल सकते हैं, तो वहीं बचत खाते वाले एटीएम से भी एक हफ्ते में अधिकतम 24,000 रुपए ही निकाले जा सकते हैं। और आलोक हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पूरी खबर पर। आलोक, इस पूरी खबर के बारे में क्या जानकारी?
जी बिल्कुल, सरकार ने ये गंभीरता से सोचना शुरू कर दिया है कि कब इस सीमा को खत्म किया जाए, क्योंकि अभी भी अगर आप देखेंगे तो बैंकों में 24,000 की लिमिट है। एटीएम्स में भले ही ये लिमिट 31 दिसंबर को बढ़ाकर 10,000 कर दिया गया था, लेकिन मैक्सिमम जो लिमिट थी वो 24,000 रुपये थी प्रति हफ्ते की। तो इस हिसाब से अब सरकार जल्द ही इस लिमिट को खत्म कर सकती है। और जैसा कि सरकार ने पहले ही कहा है, वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी ये बजट में कहा था कि रीमोनेटाइजेशन का जो प्रोसेस है वो बाई अप्रैल खत्म हो जाएगा। तो ऐसे में सरकार के पास जो पर्याप्त कैश जब ये अवेलेबल हो जाएगा उसके हिसाब से ये फैसला लिया जा सकता है। तो जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक आने वाले कुछ ही हफ्तों में ये फैसला लिया जा सकता है कि जो एटीएम पर अभी विड्रॉल लिमिट है और बैंकों से जो विड्रॉल लिमिट है 24,000 की, उसको खत्म की जा सकती है। अभी सिर्फ हफ्ते में 24,000 निकाल सकते हैं, यानी पूरे महीने करीब कुल मिलाकर 96,000 रुपये ही आप निकाल सकते हैं एटीएम से या फिर बैंकों से। लेकिन ये सीमा अब जल्द ही खत्म की जाएगी जैसे ही रीमोनेटाइजेशन का काम पूरा होगा। इस बातचीत के लिए। और रिजर्व बैंक जल्दी 100 रुपए के नए नोट लाने जा रहा है। ये नोट महात्मा गांधी 2005 की सीरीज का होगा। 100 रुपए के नए नोट पर इंसेंट लेटर दोनों नंबर पैनल्स में होगी और इस पर रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल के साइन होंगे और नोट के पिछले हिस्से में प्रिंटिंग ईयर 2017 छपा होगा। इसके अलावा इन नोटों के नंबर पैनल में अंक का आकार बढ़ते हुए क्रम में होगा और इसमें नोट के सीधे भाग में ब्लीड लाइन और बड़े पहचान चिन्ह होंगे। नए नोटों के अलावा फिलहाल सर्कुलेशन के सभी 100 के नोटों का लीगल टेंडर बना रहेगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि 2017-2018 के लिए 3.2% के वित्तीय घाटे का लक्ष्य रियलिस्टिक है। वित्त मंत्री ने कहा कि टैक्स रेवेन्यू में इजाफा और विनिवेश के जरिए इस लक्ष्य को आसानी से हासिल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि FIPB को खत्म करने से लाल फीताशाही पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। जेटली ने कहा कि GST का ड्राफ्ट बिल बजट सत्र के दूसरे चरण में पेश किया जाएगा। Is that we have a realistic target in mind, and that really takes us to 3.2 and eventually 3%, and in accordance with the fiscal roadmap that we've planned ourselves. We've also carried on the reform process itself. We have a much higher target for disinvestment because eventually more and more PSUs, including the GIC companies, are going to be listed this year. And in accordance with the listing requirements, will require to divest a part of their equity also. And therefore, only for a few months, we saw no reasoning in altering either the excise duties or the service tax, because that will converge into the GST in the course of the year itself. विक्रम लिमये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE के नए मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO होंगे। NSE के बोर्ड ने लिमये के नाम पर मोहर लगा दी है। विक्रम लिमये चित्रा रामकृष्ण की जगह लेंगे। विक्रम फिलहाल IDFC लिमिटेड के MD और CEO हैं। आपको बता दें NSE के नए MD और CEO की नियुक्ति पर सेबी की मंजूरी जरूरी होगी। पिछले साल 2 दिसंबर को चित्रा रामकृष्ण ने NSE के MD और CEO के पद से इस्तीफा दिया था और चित्रा ने पद से इस्तीफे के पीछे निजी वजह बताई थी। नए CEO की तलाश के लिए तब NSE बोर्ड ने सर्च कमेटी बनाई थी। एशिया के सबसे पुराने स्टॉक एक्सचेंज BSE की शानदार लिस्टिंग हुई है। ये अपने इशू प्राइस से 35% प्रीमियम के साथ NSE पर 1085 पर लिस्ट हुआ। IPO का इशू प्राइस 806 रुपए था। लिस्टिंग के बाद शेयर करीब 49% चढ़कर 1200 रुपए तक भी गया था। आज BSE का मार्केट कैप भी 115 लाख करोड़ की रिकॉर्ड ऊंचाई तक पहुंचा। IPO को निवेशकों का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला था। इशू 51 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हुआ था। BSE की लिस्टिंग शानदार रही और लिस्टिंग और कंपनी के आगे के रोड मैप पर BSE के चेयरमैन सुधाकर राव से एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारे संवाददाता मनोज धारा ने। बात करने के लिए हमारे साथ चेयरमैन ऑफ BSE सुधाकर राव साहब। सब नमस्कार और जीबीएन से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। IPO के आने के पहले, लिस्टिंग के पहले एक हिस्ट्री क्रिएट हुई थी और उसके बाद लिस्टिंग के बाद भी एक हिस्ट्री क्रिएट हुई है। कितना इमोशनल सिचुएशन है सर, और ये एक्सपेक्टेशंस को एक्सीड किया हुआ है। इफ यू कैन जस्ट हाईलाइट दैट सर। सो इट्स अ हिस्टोरिक डे, वो तो है ही है। एंड हमारे ऊपर तो खास करके अब नया रिस्पॉन्सिबिलिटी ये आता है कि ये एक प्रोसेस ख़त्म हुआ है लेकिन एक नया प्रोसेस शुरू हुआ है, विच इज़ कि हमारे शेयर होल्डर्स का फैमिली अब बहुत बढ़ गया है
एंड वी ओ नाउ ओ इट टू हिम ओन टू देम कि उनका जो इन्वेस्टमेंट हुआ है या उनका जो हमारे ये है दैट देयर एक्सपेक्टेशंस आर रियलाइज्ड. Sure, as you have said that the expectation has risen from here on. और यहाँ से लेकर बीएससी का फोकस कौन कौन सी एरियाज पे रहेगा? If you can just highlight that, sir. नहीं, एक तो हमारे जो फंडामेंटल और नॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं उन पे जोर वो तो रहेगा ही रहेगा कि जैसे मैंने बताया था कि विद अ लॉट ऑफ रिफॉर्म्स नए नए इकोनॉमिक सेक्टर में जो स्टेप्स हुए हैं दैट गिव्स अस मोर अपॉर्चुनिटी वो तो एक्सप्लोर करना ही है. वी वांट टू गो इनटू कमोडिटीज, वी वांट टू इम्प्रूव आवर पोजीशन विद डेरिवेटिव्स, करेंसी डेरिवेटिव्स, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा जो इंटरनेशनल एक्सचेंज खुला है गांधीनगर में इन द गिफ्ट सिटी, वो उसको भी ज़रा दैट हैज़ टू पिक अप स्टीम. वो एक नया इंस्टीट्यूशन है, इट्स इन इट्स नेसेंट स्टेजेस, उसको स्ट्रेंथन करके वी हैव टू टेक इट फॉरवर्ड.